गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता होगा, कुछ दिन पहले हमने JKSSB ड्राफ्ट्समैन का 2023 वाला एग्ज़ाम पेपर सॉल्व किया था। तो आज उसी तरह हम JKSSB ड्राफ्ट्समैन का 2021 वाला एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ CPU इन अ कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर। तो CPU की फुल फॉर्म पूछी गई है हमसे। तो CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट इज बॉन्ड इज ईजी टू ऑब्टेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मैसनरी। तो हमें इन चारों में से बताना है कि किस टाइप ऑफ मैसनरी में हम ईजिली बॉन्ड को बना सकते हैं। तो ब्रिक मैसनरी, स्टोन मैसनरी, रबल मैसनरी या फिर एशलर मैसनरी। तो इसका जो आपको दिख रहा होगा B, C और D, ये तीनों ही स्टोन मैसनरी के टाइप हैं। पर जो ब्रिक मैसनरी होती है, क्योंकि ब्रिक्स इजी टू वर्क विद होती हैं, तो इसलिए ब्रिक मैसनरी में जो बॉन्ड ऑब्टेन करना बहुत इजी होता है, बॉन्ड बनाना बहुत इजी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। थर्ड इज द लाइन दैट इज नॉट पैरेलल टू एनी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड। तो वो लाइन जो किसी भी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के पैरेलल नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑब्लिक लाइन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। ऑब्लिक लाइन क्या होती है? ऑब्लिक लाइन किसी एंगल पे होती है। ऑब्लिक का मतलब होता ही है ये, जहाँ पे ऑब्लिक वर्ड आता है वहाँ पे मतलब कि वो कोई किसी चीज़ पे एंगल्ड है, किसी चीज़ पे टिल्टेड है। ठीक है। फोर्थ इज इन द प्रिपरेशन ऑफ क्ले फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ गुड ब्रिक व्हाट इज द हाइट ऑफ लीप ऑफ क्ले। तो जब भी हम किसी ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो जो हम उसमें जब भी हम उसके लिए क्ले प्रिपेयर करते हैं, तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए उस। ठीक है, तो जैसे अगर हम किसी फील्ड से हम क्ले ले रहे हैं, किसी फील्ड से हम सॉइल ले रहे हैं उस, ठीक है, वहाँ से, तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले 20 सेंटीमीटर डेप्थ खोदते हैं वहाँ से। वो तो हम हटा ही देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें झाड़ियाँ, पेड़ पौधों की रूट्स वगैरह होती हैं, तो हम 20 सेंटीमीटर डेप्थ हटा देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम 60 सेंटीमीटर टू 120 सेंटीमीटर क्ले जो है एक्सकेवेट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज 60 सेंटीमीटर टू 120 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन। ये आपकी ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग की फ़ोटो और ये आपकी प्रोसेस है ऑर्डर वाइज: अनसॉइलिंग, डिगिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग, टेम्परिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज गुनाइट इज अ मिक्सचर ऑफ फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स। तो गुनाइट जो है उसमें सीमेंट सैंड का जो रेशो होता है वो कितना होता है उसके मोर्टार में? तो वो होता है 1:3। और गुनेटिंग क्या होता है? गुनेटिंग होता है जब हम मोर्टार को किसी प्रेशराइज्ड फ्लो से फेंकते हैं। जैसे ये फोटो दिख रही होगी आपको, यहाँ पे ये रीइंफोर्समेंट है। ये इंसान क्या कर रहा है? ये इंसान इक्विपमेंट की मदद से क्या कर रहा है? मोर्टार को प्रेशराइज करके फेंक रहा है ताकि वो चिपक जाए। तो ये मोस्टली कहाँ दिखते हैं? हम जो टनल्स होती हैं, जो उनके अंडर सरफेस होता है ना, उसमें होता है। तो सिक्स्थ इज व्हेन द मैग्नेटिक नीडल पॉइंट्स नॉर्थ डायरेक्शन द रीडिंग अंडर द प्रिज्म शुड बी। तो जब भी मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है, तो उसकी रीडिंग कितनी होनी चाहिए? तो उसकी रीडिंग होनी चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, ये आपका प्रिज्मेटिक कंपास है, इसके ये जब नॉर्थ पॉइंट कर रहा है तो 180 डिग्री दिखा रहा है प्रिज्म में। ठीक है, वीकेस्ट बॉन्ड इन ब्रिक मैसनरी वॉल इज। तो वीकेस्ट बॉन्ड पूछा है इन चारों में से, तो इन चारों में से वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा है? फ्लेमिश बॉन्ड। अगर हमें स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा होता तो वो कौन सा होता? इंग्लिश बॉन्ड। तो ये है आपका फ्लेमिश बॉन्ड। इसकी जो थिकनेस होगी ना, वो होगी 1.5 ब्रिक वॉल। ये जो आपकी ब्रिक है ये हो गई पूरी 1 ब्रिक वॉल, और इसमें हाफ ये और जुड़ रही है, इसका ये स्ट्रेचर का वाला पार्ट, तो ये हो गई 1.5 ब्रिक वॉल टोटल। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ए। एट्थ इज इन प्लेन टेबल द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेज डायरेक्टली इज नोन एज। प्लेन टेबल में हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट के लिए? ठीक है, तो वो होता है टेलीस्कोपिक एलिडेड। प्लेन एलिडेड और टैक्योमीटर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के मेजर करने के लिए ही होता है मेजरली। नाइन्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल सेफ्टी? डोंट टच और हैंडल एनी इक्विपमेंट मशीन अनलेस authorized to do so. Know everything about the machine before you start it. Do not attempt operating the machine until you know how to operate it properly. तो ये तीनों तो इक्विपमेंट सेफ्टी के लिए हैं हमारी।
डी इज वियर सेफ्टी शूज और बूट्स और बेल्ट्स, तो डी इज द राइट ऑप्शन। ये हमारी पर्सनल सेफ्टी के लिए है कि हमें शूज बूट्स और बेल्ट्स वगैरह पहननी चाहिए, हेलमेट ग्लव्स हो गए, शूज हो गए, ठीक है। 10th इज लाइम टेरेसिंग इज प्रोवाइडेड विद हाउ मच स्लोप टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम रूफ टू गटर्स। तो हमें रूफ में जब हम लाइम टेरेसिंग करते हैं तो हमें कितना स्लोप रखना चाहिए उसके लिए, ताकि जो वो रेन वाटर हो वो सारा ड्रेन हो जाए पाइप्स के थ्रू। तो उसका राइट आंसर इज ए 1:60 to 1:100। तो ये अगर हम लाइम टेरेसिंग कर रहे हैं यहाँ पे तो हमें इस रूफ में कितना स्लोप रखना चाहिए, हम इसमें हल्का स्लोप प्रोवाइड कराते हैं ना ताकि रेन वाटर ड्रेन ऑफ हो जाए, इसलिए। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। 11th इज द सेकेंड 20-year डेवलपमेंट प्लान कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच सिटी। तो लखनऊ, नागपुर, दिल्ली, बॉम्बे। तो जो हमारा फर्स्ट 20-year प्लान था, रोड प्लान था, वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था नागपुर प्लान, ठीक है, उसे हम बोलते हैं नागपुर प्लान। सेकंड इज बॉम्बे प्लान एंड थर्ड इज लखनऊ प्लान। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि हमें सेकंड पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, बॉम्बे। Which of the following commands is used for closing the active window? तो अगर हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और हमने कोई भी विंडो खोली हुई है तो उसको हम कैसे, कोई शॉर्टकट की क्या है उसको क्लोज करने के लिए? तो उसका राइट आंसर होगा Alt+F4। तो A इज द राइट आंसर। 13 इज सिलेंडर एंड बुशिंग एज एन ऑब्जेक्ट इन प्रोजेक्शन हैव हाउ मेनी व्यूज। तो सिलेंडर और बुशिंग जो होते हैं, बुशिंग क्या होता है? बुशिंग एक बेसिकली हॉलो सिलेंडर ही होता है, ठीक है। तो अगर हम इनके व्यूज बनाएं, अगर ये है आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल, तो मान लीजिए हमने इन्हें यहाँ ले लिया, ये है ऐसा। अगर हम इसे ऐसे लेते हैं तो इसके कितने व्यूज बनेंगे? तो यहाँ पे तो बनेगा ये ऐसे रेक्टेंगल सा, और नीचे क्या बनेगा? नीचे बनेगा सर्कल सा। अगर हम ये पीछे वाला व्यू लें, साइड व्यू, तो यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल ही बनेगा, ठीक है। तो कितने बने? एक रेक्टेंगल हो गया, एक सर्कल हो गया, मतलब 2 व्यूज बन रहे हैं इसके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। 14 is the current highway development works in India are undertaken by NHDP, Government of India, NHAI या फिर CRRI। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? C, NHAI। NHAI की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसको क्या काम दिया जाता है? ये जितने भी हाईवेज होते हैं इनकी मेंटेनेंस और इनको मैनेज करने का काम करती है, ठीक है। तो ये इसके अंडर में आता है, तो राइट आंसर इज सी। 15 इज विच फैक्टर्स आर इम्प्रूव्ड इन ड्राइंग लेटरिंग। तो हमें कौन, लेटरिंग जो हम करते हैं यूज इंजीनियरिंग ड्राइंग में, उससे क्या फैक्टर्स जो होते हैं इम्प्रूव होते हैं? सिस्टमैटिक एंड रियल, वर्केबल एंड ऑर्नामेंटल, अपीयरेंस एंड लेजिबिलिटी, एस्थेटिक एंड रिलायबिलिटी। इसका जो सबसे सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, अपीयरेंस एंड लेजिबिलिटी। तो अपीयरेंस क्या होती है? अपीयरेंस मतलब उसका एस्थेटिक, वो कैसा लग रहा है, और लेजिबिलिटी क्या होती है कि हम उसको कितना इजीली पढ़ सकते हैं, कितना वो क्लियरली लिखा गया है, ठीक है। तो ये है आपकी लेटरिंग जो आपने देखी होगी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। 16 इज इन 4 quadrants the planes of projection are extended beyond the line of intersection and the 4 right angles are obtained in this way is called angle। तो हमें पूछा गया है ये है आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ये है आपके, तो क्योंकि ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये सेकंड है, ये भी इसके पीछे ही इसी लाइन पे ज्वाइन कर रहा है ना। ये जो चारों प्लेन्स दिख रहे हैं आपको, ये इसी लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं ना, और 90 डिग्री एंगल भी बना रहे हैं, है ना। तो इस वे में अगर जो भी हमें ये ऑब्टेन हो रहे हैं तो इन्हें हम कौन से एंगल बोल सकते हैं? तो इन्हें हम बोल सकते हैं डाइहेड्रल एंगल्स, ठीक है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं और 90 डिग्री एंगल भी बना रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी।
ये देखिए ये है क्रिटिकल प्लेन आपका, ये रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन से पूरा ज्वाइन कर रहे हैं, ये चारों जुड़े हुए हैं रेफरेंस लाइन से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल्स इज नॉट क्लासिफाइड बेस्ड ऑन अलाइनमेंट ऑफ कैनाल, तो अलाइनमेंट के बेसिस पे कौन सी इसमें से एक गलत ऑप्शन है, तो अलाइनमेंट के बेसिस पे कौन सी होती है, वाटरशेड और रिज कैनाल, साइड स्लोप कैनाल, मेन कैनाल या फिर कॉन्टूर कैनाल। तो रिज कैनाल क्या होती है, रिज कैनाल जो होती है, जो ये आपका पहाड़ है, तो ये जो पॉइंट्स है, ये जो मान ली है ये ऐसे पीछे जा रही है, तो ये जो मेजर पॉइंट जो पीक्स पे बनती है ना, इसको बोलते हैं रिज कैनाल या वाटरशेड कैनाल। कॉन्टूर कैनाल की क्या होती है, जो कॉन्टूर्स के पैरेलल होती है अप्रॉक्सीमेटली। बट जो मेन कैनाल होती है, मेन कैनाल क्या है, साइड स्लोप कैनाल क्या होती है, साइड स्लोप कैनाल होती है जो कॉन्टूर्स के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। मेन कैनाल अलाइनमेंट के बेस पे नहीं है, मेन कैनाल बस ये है कि वो कितना डिस्चार्ज ले जा रही है, कैरी कर रही है। तो मेन कैनाल, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, तो ये सब अलग, इनका डेफिनेशन, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो अलग है। When was the first modern planimeter built? तो प्लानीमीटर करता क्या है और ये कब, प्लानीमीटर करता क्या है, अगर हमने कोई एरिया बना रखा है यहाँ पे ऐसे, तो ये इसका एरिया हमें मेजर करके दे सकता है। कोई ये इरेगुलर शेप है हमने पेज में बना रखी है, तो ये इसका एरिया मेजर करके दे देगा हमें, ठीक है। तो ये हमें पूछा गया है कि ये फर्स्ट मॉडर्न प्लानीमीटर कब बिल्ट हुआ था, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, 1854, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। 19 इज व्हाट स्पेशल अटेंशन इज रिक्वायर्ड इन सेंटर लाइन मेथड, तो हमें सेंटर लाइन के बारे में पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है। फॉर ईच जंक्शन मीटिंग पॉइंट्स ऑफ क्रॉस वॉल विद द मेन वॉल्स, वन ब्रेथ ऑफ आइटम इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम सेंटर लाइन लेंथ, तो मतलब हर एक जो जंक्शन पे मीट हो रही है क्रॉस वॉल मेन वॉल के साथ, उसमें वन ब्रेथ आइटम हमें डिडक्ट करना है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। सेकेंड इज फॉर ईच जंक्शन मीटिंग पॉइंट ऑफ क्रॉस वॉल विद द मेन वॉल्स, मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम में बना के। अगर ये है आपका एक, ये आपकी बिल्डिंग का प्लान है, ठीक है। तो ये जो ये है ना, ये आपकी क्रॉस वॉल है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस वॉल, और इसे हम क्या बोलेंगे, मेन वॉल। तो हमें बोला है कि जब हम ये जंक्शन पे मीट हो रही है, ये क्या है, जो क्रॉस वॉल मेन वॉल से मिल रही है ना, इसको बोलते हैं जंक्शन, तो इसको टी जंक्शन भी बोला जाता है क्योंकि ये ऐसे टी शेप बनाता है, ठीक है। तो हमें पूछा है कि हर एक जंक्शन, जो ये जंक्शन है, इसके लिए हम कितना डिडक्ट करेंगे, तो इसमें पूछा पहले ऑप्शन में क्या है, वन ब्रेथ वॉल, तो ऐसा तो नहीं है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, फॉर ईच जंक्शन मीटिंग पॉइंट्स ऑफ क्रॉस वॉल में मेन वॉल्स, वन ब्रेथ ऑफ आइटम इज टू बी एडेड टू सेंटर लाइन, तो हर एक जंक्शन के लिए हमें वन ब्रेथ वॉल ऐड करनी है, तो ऐसा भी नहीं है। सी इज फॉर ईच जंक्शन मीटिंग पॉइंट्स ऑफ क्रॉस वॉल्स विद मेन वॉल्स, हाफ ब्रेथ ऑफ आइटम इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द सेंटर लाइन लेंथ, तो हर एक जंक्शन के लिए हमें क्या करना है, हाफ ब्रेथ वॉल माइनस करनी है, तो दिस इज द राइट आंसर। और डी इज फॉर ईच जंक्शन मीटिंग पॉइंट्स ऑफ क्रॉस वॉल विद मेन वॉल्स, हाफ ब्रेथ ऑफ आइटम इज टू बी एडेड, ऐड तो नहीं करनी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये है आपकी एक बिल्डिंग का प्लान, ये हैं आपके जंक्शंस, तो यहाँ पे कितने हैं, दो हमारे पास टी जंक्शंस हैं, ठीक है। 20 इज इन अ रिवेटेड जॉइंट मिनिमम पिच शुड नॉट बी, तो मिनिमम पिच क्या नहीं होनी चाहिए, मिनिमम पिच होनी क्या चाहिए वैसे मोर देन 2.5 ऑफ द ग्रॉस डाया, तो ये राइट आंसर है। अगर हमें पूछा जाएगा कि मिनिमम पिच होनी क्या चाहिए, बट हमें क्या पूछा कि क्या नहीं होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लेस देन 2.5 टाइम्स द ग्रॉस डायामीटर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। मिनिमम पिच क्या होती है, अगर ये आपने ये प्लेट्स ज्वाइन की है, ठीक है, बोल्ट से, रिवेट से, किसी से भी चीज़ से की है, तो आपने ये है, ये उसका टॉप व्यू है, तो ये जो दो आपको बोल्ट्स दिख रहे हैं ना, दो बोल्ट्स के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एक ही रो में, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, थर्ड रो है ना,
तो इसी एक रो में एडजेसेंट जो हमारे बोल्ट्स लगे हुए हैं इन दोनों के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पिच। तो मिनिमम क्या होनी चाहिए, ये 2.5 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है। ग्रॉस डाया 21st इज द क्ले यूज्ड फॉर मेकिंग स्टोनवेयर कंसिस्ट ऑफ। तो जो भी हम क्ले यूज़ करते हैं, द क्ले यूज्ड फॉर मेकिंग स्टोनवेयर्स बनाने के लिए, उसमें क्या होना चाहिए, 25% सिलिका, 75% एलुमिना, 75% सिलिका, 25% एलुमिना, या फिर 80 and 10, या फिर 10 and 80। तो इनका क्या होना चाहिए परसेंटेज, 75% उसमें सिलिका होनी चाहिए और 25% क्या होनी चाहिए, एल्यूमिना। तो ये है आपका बी इज द राइट ऑप्शन। और ये है आपके एक स्टोनवेयर्स की फोटो। A simple way of achieving a 3D appearance, a simple way of achieving a 3D appearance using 2D drawing methods is called। तो हमें एक प्लेन शीट में, अगर हम एक प्लेन शीट में कोई हम 2D पेपर में हम एक 3D ड्राइंग बना रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे बोलते हैं हम आइसोमेट्रिक, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका ये प्लेन, ये पूरे कागज में बनी है, अगर ये बिल्डिंग का टॉप व्यू है, बट अगर हम इस व्यू को बना रहे हैं, ये आइसोमेट्रिक व्यू को, तो हमें क्या दिख रहा है, हमें एक 3D वे दिख रहा है, वे में दिख रही है ये। हम इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब बता सकते हैं इस इमेज से। 23rd is what is the size of ballast used in points and crossings under the Indian Railway। तो हमें ballast का साइज बताना है पॉइंट्स और क्रॉसिंग्स के लिए। पॉइंट्स और क्रॉसिंग्स होते क्या है कि पॉइंट्स और क्रॉसिंग्स, देखो पहले इसका साइज ऑफ बलास्ट फॉर पॉइंट्स ऑफ क्रॉसिंग का, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स का के लिए कितना यूज होता है, 25 mm, ठीक है। और अगर यहाँ पे हमें 40 mm जो दिया है, 40 mm किसका आंसर है, अगर हमारे ये स्लीपर्स वुडन या स्टील जो भी होता है उसमें वो प्रोवाइडेड है, ठीक है, स्टील स्लीपर्स प्रोवाइडेड है तो 40 mm होता है। ये जो आपके हैं ये पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स दिखा रखे हैं, जैसे जब रेल डाइवर्ट करती है ना एक पाथ से दूसरे पाथ पे, तो रेल्स में देखा होगा आपने, ये बना हो, मैं दिखाती हूँ आपको अच्छे से। अगर ये रेल जा रही है, ये इसकी एक डायरेक्शन है, तो ये यहाँ से डाइवर्ट होकर अगर डायरेक्शन चेंज कर रही है तो ये देखा होगा, तो इसको बोलते हैं हम पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स, ठीक है। तो ये 2 रेल जा रही हैं आपकी और ये इंटरसेक्ट करके ऐसे अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही हैं। ये जब हम जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ पे जब बहुत सारी रेल सेम पाथ से गुजरती हैं और आगे चल के डाइवर्ट हो जाती है तो बहुत सारी दिखाई देती हैं हमें, तो ये ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। 24 इज स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स फॉर द स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स आर टू बी कंसिडर्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ द डैश आर टू बी कंसिडर्ड फॉर एस्टिमेशन। तो हमें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्टैंडर्डली हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो हमें लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज, लास्ट 15 ईयर्स का एवरेज, या फिर लास्ट 5 ईयर्स का, या फिर करंट ईयर का। तो शेड्यूल ऑफ रेट्स होता क्या है बेसिकली, उसमें क्या होते हैं, हर एक चीज़ के रेट्स प्रोवाइडेड किए जाते हैं कि बाई चांस अगर लेबर इतना काम कर रहा है तो उसको कितना रेट मिलेगा, हर एक की ब्रिक्स की वैल्यू, हर एक चीज़ की कितना उनका रेट होना चाहिए, तो हर चीज़ प्रोवाइड होती है उसमें। तो हमें क्या करनी चाहिए, हमें उसी साल के करंट ईयर के ही लेने चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स के लिए। ये मान लीजिए ये आपकी लेबर्स की है दी हुई। वेरियस कैटेगरी ऑफ लेबर्स आर्टिशंस आर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, द रेट्स में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो जितने भी उनके काम पे डिपेंड होता है वो कितना काम करते हैं, उनको कितना हमें पैसे देने हैं, हमें कितना प्रोवाइड कराना है, ये किस में लिखा होता है, शेड्यूल ऑफ रेट्स में। Which type of leveling is best suitable to determine the accurate relative elevations of two widely separated invisible points? तो अगर हमारे पास पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट बहुत दूर, ज़्यादा दूर है, तो उसमें हम उस कंडीशन में हम कौन से यूज़ करेंगे, लेवलिंग, ठीक है। रेसिप्रोकल लेवलिंग, चेक लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग। तो अगर आपको लेवलिंग करनी है एक किसी रिवर या फिर बहुत बड़ी वाटर बॉडी है उसके पार लेवलिंग करनी है, ठीक है। अगर आप इस एरिया की लेवलिंग कर रहे हैं और यहाँ से इस एरिया से आपकी एक रिवर बह रही है बहुत चौड़ी सी, ठीक है,
और आप यहाँ से लेवलिंग कर रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए रेसिप्रोकल लेवलिंग, ठीक है। ये है आपकी रिवर, देखो एक यहाँ से स्टाफ पकड़ के खड़ा है और यहाँ से टेलीस्कोप से देख रहा है वो। 26 इज प्लेन टेबल इज अ मेथड ऑफ सर्वेइंग। तो प्लेन टेबल कैसा मेथड है सर्वेइंग का, तो प्लेन टेबल मैथमेटिकल, एनालिटिकल, ग्राफिकल या नन ऑफ दीज। तो प्लेन टेबल एक्चुअली में है क्या, प्लेन टेबल एक ग्राफिकल मेथड है, तो डी इज द राइट आंसर। प्लेन टेबल में हम करते क्या है, वहीं उसी टाइम पे हम पॉइंट्स भी देखते हैं और वहीं पे मेजर भी करते हैं, उन्हें प्लॉट भी करते हैं, ठीक है। 27 is when there is excess water flow in the river, the water can be stored for later irrigation through। तो अगर कहीं पे excess water flow हो रहा है और हमें उसे बाद में irrigation के लिए बचाना है, तो हम कैसे उसे स्टोर कर सकते हैं, किस चीज़ का यूज़ करके हम उसे स्टोर कर सकते हैं, बेसिन हेडवर्क्स, कैनाल, चैनल हेडवर्क्स या फिर स्टोरेज हेडवर्क्स। तो बेसिन हेडवर्क्स और चैनल हेडवर्क्स क्या होते हैं, वो मेनली उनका पर्पस क्या होता है, वाटर रेगुलेशन या वाटर को कंट्रोल करने का, ठीक है। कैनाल क्या होता है, कैनाल एक कैरियर होता है, ठीक है, वाटर का। और स्टोरेज हेडवर्क्स हम यूज करते हैं स्टोर करने के लिए, मेन पर्पस का स्टोरेज ही होता है, तो डी इज द राइट आंसर। 28 इज द टाइम पीरियड फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ फर्स्ट वाटरिंग टू द इंस्टेंट ऑफ लास्ट वाटरिंग फॉर अ गिवन क्रॉप इज। तो जब भी हम क्रॉप सो करते हैं तो हम जो पहला फर्स्ट वाटरिंग कर रहे हैं, पहली बार पानी डाल रहे हैं, कब से लेके तब तक, कब तक, लास्ट वाटरिंग तक, मतलब हार्वेस्ट करने से पहले, हार्वेस्टेशन मतलब कटाई से पहले हम जब भी वाटर डाल रहे हैं उसमें लास्ट, उस पीरियड को हम क्या बोलेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, हम बेस पीरियड बोलते हैं। और क्रॉप पीरियड क्या होता है, क्रॉप पीरियड होता है कि जब हम इसको सो कर रहे हैं तब से लेकर उसके हार्वेस्टेशन तक, ठीक है, तो ये क्रॉप पीरियड होता है। बेस पीरियड क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है क्रॉप पीरियड से अप्रॉक्सीमेटली, बट हम उन्हें इक्वली मानते हैं। 29 इज क्रॉप्स कोइंसाइडिंग मोस्टली विद द साउथ वेस्टर्न मानसून आर कॉल्ड। तो साउथ वेस्टर्न मानसून के साथ जो हम क्रॉप्स कोइंसाइड करती हैं, जो हम उगाते हैं, उन्हें कौन सी क्रॉप्स बोलते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, खारिफ क्रॉप्स। और ये सीज़न कब से कब तक होता है, अप्रैल से लेकर सितंबर तक, ठीक है। इन्हें हम ऑटम में हार्वेस्ट कर देते हैं। तो ये हैं आपकी कुछ खारिफ एंड राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स कब से होती हैं, अक्टूबर से लेकर मार्च तक। तो ये है राइस, ग्राउंडनट्स, रागी, सोयाबीन्स, ये कौन सी हैं, खारिफ क्रॉप्स। और राबी क्रॉप्स कौन सी हैं, वीट, पीज, ग्राम्स एंड मस्टर्ड। 30 इज एज पर BIS व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर लेटरिंग A एंड B। तो लेटरिंग टाइप जो A और B है उसमें कौन सा फॉर्मूला होता है जिसका हम यूज़ करके लेटर्स को लिखते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर हम कोई भी लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, ये आपकी लेटर है, तो इसकी अगर हम हाइट देख रहे हैं तो ये कितनी होनी चाहिए, तो ये क्या होती है, अगर ये लेटरिंग टाइप A है तो इसके लिए क्या होगी, h/14। और अगर ये टाइप B है तो इसके लिए क्या होगी, h/10, ठीक है। तो B में 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है और 14 में, और A में 14 पार्ट्स में, ठीक है। इज डैश इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जॉइंट। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जॉइंट कौन सा है इन सब में से, तो वाइडनिंग जॉइंट, ऑब्लिक जॉइंट, फ्रेमिंग जॉइंट या फिर लैप्ड जॉइंट। तो इन सब में से सबसे सिंपल कौन सा है, लैप्ड जॉइंट। लैप्ड जॉइंट होता क्या है, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर ऐसे हम इसको लगा देते हैं, ठीक है। वाइडनिंग जॉइंट क्या होता है, वाइडनिंग जॉइंट तो एज टू एज लगा होता है, ठीक है। ऑब्लिक जो होता है वो एंगल पे लगा होता है किसी अदर देन 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए लैप्ड जॉइंट। तो ये है आपकी लैप्ड जॉइंट की फोटो। 32 इज व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ मेज़ानाइन फ्लोर। तो मेज़ानाइन फ्लोर की को कितनी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। मेज़ानाइन फ्लोर होता क्या है, मान लीजिए आपका एक फ्लोर है,
आपने एक बिल्डिंग बनाई, ठीक है, ये उसकी रूफ है जो आपने डिज़ाइन की हुई है सारी बीम्स वगैरह डाल के, ठीक है, ये आपने रूफ बना दी, ये है आपका फ्लोर, ठीक है। बाद में आप क्या करते हैं, आप इसमें ना एक फ्लोर मिड में ऐड करते हैं, ठीक है। अगर आप ये फ्लोर ऐड कर रहे हैं इसमें, तो किसी भी पर्पस के लिए, तो इसके फ्लोर से कितनी हाइट होनी चाहिए मिनिमम, तो कितनी होनी चाहिए 1.2, 4.2, मैं वही तो बोलूँ 1.2 कैसे आ गया, तो ये कितनी होनी चाहिए 4.2, कहाँ गई ये फोटो। तो ये मान लीजिए आपकी ये रूफ है, ये आपका फ्लोर है, तो ये आपका एक मेज़ानाइन फ्लोर है, इसको बोलते हैं मेज़ानाइन फ्लोर। तो ये जो ये कितनी होनी चाहिए रूफ से, ठीक है, हाइट, तो ये कितनी होनी चाहिए 4.2 मीटर मिनिमम होनी चाहिए। 33 इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज द टाइप ऑफ प्रोजेक्शन। तो आइसोमेट्रिक कौन से टाइप का प्रोजेक्शन है, तो आइसोमेट्रिक में बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको, ठीक है, तो वो कैसा टाइप का है, पिक्टोरियल टाइप का है। तो ये आपका आइसोमेट्रिक वो है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। अगर वो वाली फोटो तो नहीं होगी इसमें, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बेसिकली होता क्या है, ताकि वो जो अगर कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं भी रखता है तो भी उसको समझ आ जाए, ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसा बनाते हैं। 3D डायग्राम होता है जो हम 2D स्पेस में दिखा रहे हैं। 34 इज द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑफ नेशनल हाईवे कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो इंडिया में जो है, मान लीजिए ये आपका इंडिया का मैप है, तो एक हमारा हाईवे जाता है, ये लॉन्गेस्ट हाईवे, ठीक है, तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये कहाँ से कहाँ था, कश्मीर टू श्रीनगर टू कन्याकुमारी, जैसे हम बोलते हैं ना कश्मीर टू कन्याकुमारी, तो ये है श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ठीक है। और ये है नॉर्थ टू साउथ। अब हमें पूछा है ईस्ट टू वेस्ट कौन सा हाईवे है, नेशनल हाईवे जो लॉन्गेस्ट है, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर, तो वो है पोरबंदर सिलीचर। तो गुजरात में पोरबंदर में, ठीक है, गुजरात में पोरबंदर में, और आसाम में सिलीचर में जाके खत्म होता है ये, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। ये आपकी फोटो, ये देखिए, ये नॉर्थ टू साउथ वाला है और ये क्या है, ईस्ट टू वेस्ट वाला, ठीक है। 35 इज द अदर फ्लोर ऑफ ईच स्टोरी अबाउट द ग्राउंड लेवल आर नोन एज। तो अगर ये अगर नीचे आपका ग्राउंड फ्लोर है तो उसके ऊपर के सारे फ्लोर्स को हम क्या बोलते हैं, अपर फ्लोर्स, ठीक है। और जो टॉप फ्लोर होता है उसको बोलते हैं हम, जो टॉप फ्लोर के ऊपर रूफ होती है उसको बोलते हैं हम रूफ फ्लोर। व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। तो इग्नोर द होल, जस्ट वर्क ऑन द पार्ट्स, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, इग्नोर द पार्ट, जस्ट वर्क ओवरऑल, एंड डी इज वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल। तो जो सर्वेइंग का प्रिंसिपल होता है उसमें हम क्या लिखते हैं, सबसे पहला जो प्रिंसिपल होता है उसमें क्या लिखते हैं, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। इससे होता क्या है, इससे जो जितने भी एरर्स होते हैं वो लोकलाइज हो जाते हैं, मतलब एरर्स और ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, एक ही जगह पे अंदर ही अंदर होते हैं और कम होते हैं। विच डायरेक्शन एस्पेक्ट इज बेस्ट सुटेबल फॉर गैलरी और वरांडा। तो हमें कौन सी डायरेक्शन है जो सबसे बेस्ट है हमारी गैलरी और बरामदा के लिए, तो वो है नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। वैसे अगर किचन है कि तो किचन के लिए बहुत सबसे सही डायरेक्शन कौन सी होती है, ईस्ट वाली, ताकि सनलाइट जो है एंटर करे रोज सुबह। 38 इज अ गुड ब्लास्ट विद अ गुड यील्ड इज ऑब्टेन्ड इफ कट होल इज। तो अगर हम स्टोन की मैसनरी स्टोन मैसनरी नहीं, अगर हम स्टोन को डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, हम उसको ब्लास्ट कर रहे हैं,
तो हम कितने एंगल पे करेंगे, सबसे बेस्ट एंगल कौन सा होता है, ठीक है, तो वो होता है इंक्लाइंड एट फेस, फेस के साथ कितना 45 डिग्री, तो इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू फेस। तो ये मान लीजिए आपका स्टोन है, तो ये जो ये ब्लास्ट होल्स हैं इनके अंदर हम ब्लास्ट डालेंगे, जो भी हमारा गन पाउडर वगैरह होगा हम उसमें डालेंगे, ठीक है, इनको ब्लास्ट करने के लिए। तो वो कितना होना चाहिए, 45 डिग्री पे होगा तो वो बेस्ट होगा। पर ये एंगल जो होता है ये किस पे बेस्ड होता है, ये स्टोन पे भी बेस्ड होता है और किस सरफेस पे होता है, किस टाइप का हम ब्लास्ट कर रहे हैं, गन पाउडर हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं पाउडर ब्लास्टिंग के लिए, उस पर भी बेस्ड होता है। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम बार्स आर द बेसिक पार्ट ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट, तो किस इंस्ट्रूमेंट के बेसिक पार्ट्स होते हैं पैरेललोग्राम, तो वो होते हैं मिनी ड्राफ्टर के, ठीक है। तो ये है आपके एक मिनी ड्राफ्टर की फ़ोटो जो आपने जब हम कॉलेजेस में होते हैं तो इसे यूज़ करते हैं, मेनली हम इसे इंजीनियरिंग ड्राइंग और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं। हाउ द रेट ऑफ आइटम ऑफ वर्क इज रिलेटेड टू क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, तो हमें जो भी क्वांटिटी चाहिए मटेरियल की उससे आइटम ऑफ रेट किस से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, किस बेसिस पर रिलेटेड है। तो फर्स्ट इज फॉर स्मॉल वर्क स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड विच कैन बी परचेज्ड एज चीपर रेट एट चीपर रेट, ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब कि अगर हम कोई छोटा काम कर रहे हैं और हम कम मटेरियल हमें चाहिए तो हमें वो चीपर रेट में मिल जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। फॉर लार्ज वर्क लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड विच कैन बी परचेज्ड एट कॉस्टलियर रेट, मतलब अगर हमें लार्ज अमाउंट में वर्क कर रहे हैं, हम बड़ा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और हमें लार्ज अमाउंट में मटेरियल चाहिए तो हमें वो कॉस्टलियर रेट पे मिलेगा, तो ये भी गलत लग रहा है। देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ वर्क एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क, थर्ड कह रहा है कि इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो डी इज़ फॉर लार्ज वर्क लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड विच कैन बी परचेज्ड एट चीपर रेट, तो आपने देखा होगा जनरली जब भी हम बड़ा काम या बल्क में चीज़ें लेते हैं तो वो सस्ती पड़ जाती हैं, हम मटेरियल तो हम ज़्यादा ही ले रहे हैं उस बल्क क्वांटिटी के हिसाब से, पर हमें क्या पड़ती हैं, वो सस्ती पड़ती हैं, ठीक है। तो डी इज़ द राइट आंसर। वाइल फोल्डिंग ऑफ प्रिंट्स हाउ टाइटल ब्लॉक नीड्स टू बी प्लेस्ड, तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि हमें टाइटल ब्लॉक कैसे प्लेस करना चाहिए, ठीक है। तो ए इज द टाइटल ब्लॉक ऑफ ऑल फोल्डेड प्रिंट्स अपीयर इन टॉप मोस्ट पोजिशन एंड विजिबल ऑन टॉप आफ्टर फोल्डिंग, तो हमें ये टॉप मोस्ट पोजिशन पे दिखना चाहिए और टॉप पे फोल्ड दिखना चाहिए, ठीक है। सेकेंड इज द टाइटल ब्लॉक ऑफ ऑल द फोल्डेड प्रिंट्स अपीयर्स इन द बॉटम मोस्ट पोजिशन एंड विजिबल ऑन बॉटम आफ्टर फोल्डिंग, नो ये भी गलत है। द टाइटल ब्लॉक ऑफ ऑल फोल्डेड प्रिंट्स अपीयर इन द टॉप मोस्ट पोजिशन एंड विजिबल ऑन द बॉटम आफ्टर फोल्डिंग, दिस इज राइट। D is the title block of all folded prints appear in the bottom most position and visible on top after folding, ये भी गलत है, बॉटम मोस्ट पोजीशन पे नहीं दिखना चाहिए हमें। तो अगर मान लीजिए ये आपकी शीट है, ये आपकी शीट है, तो ये टाइटल ब्लॉक जो होना चाहिए टॉप लेयर पे दिखना चाहिए, टॉप सरफेस पे दिखना चाहिए, पर दिखना कहाँ चाहिए, टॉप पे नहीं दिखना चाहिए, हमें बॉटम पे दिखना चाहिए ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है द फोल्डेड पेज इज 210 mm वाइड एंड हैज़ अ 20 mm मार्जिन फॉर ऑर्गेनाइजिंग इट इन अ रिंग एंड बाइंडिंग फाइल फोल्डर। तो मुझे आप बताइए कमेंट्स में कि जो हमारा टाइटल ब्लॉक होता है उसकी डायमेंशंस क्या होती हैं, तो उसकी डायमेंशंस होती क्या है, ये आपकी ड्राइंग शीट है, तो ये आपका टाइटल ब्लॉक रहेगा, तो ये कितनी होगी 185 mm और ये कितनी होगी 65 mm, ठीक है। जनरली जो इसका जो साइज होता है वो ये होता है। 42 is dash refers to the whole period of cultivation from time when irrigation water is first issued for preparation of the ground for planting the crop and its last watering before harvesting। तो हमें वही सेम क्वेश्चन पूछा है इसमें कि जब हम ग्राउंड को प्रिपेयर कर रहे हैं क्रॉप सो करने के लिए, तब से लेके
कब तक? हार्वेस्टिंग से पहले की लास्ट वाटरिंग तक हमें उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? तो हम क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं उसको बेस पीरियड। 43 इज व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्लोर एरिया इन स्क्वायर मीटर फॉर बाथरूम कम वाटर क्लोजेट। तो हमें अगर हमारा बाथरूम और वॉशरूम सेम ही एरिया में है, जॉइंट है, तो हमें उसमें मिनिमम कितना प्रोवाइड करना चाहिए फ्लोर एरिया? तो कितना करना चाहिए? 2.8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 44 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ पॉलीलाइन इन द ऑटोकैड ड्राइंग। तो पॉलीलाइन कमांड, पॉलीलाइन करने के लिए, पॉलीलाइन फीचर एक्सेस करने के लिए हमें कौन सी कमांड देनी चाहिए? तो वो होती है PL। B इज द राइट आंसर। 45 is which of the following lengthening joint types is used for rough and temporary structures such as scaffolding। तो स्कैफोल्डिंग होती क्या? टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है जो बिल्डिंग्स के बाहर से आपने देखी होगी जनरली लगाई जाती है वर्क करने के लिए, ताकि लेबर्स उसमें चढ़ के या उसमें बैठ के जितना भी उसमें उसके मदद से हम काम कर सके अपना पूरा। तो कौन से जॉइंट्स उसमें यूज होते हैं? तो उसमें कौन से होते हैं? लैप्ड जॉइंट्स। तो डी इज़ द राइट आंसर। ये है आपकी स्कैफोल्डिंग, आपने देखी होगी बिल्डिंग्स के बाहर लगाई जाती हैं लेबर्स के काम करने के लिए। या हमें कोई भी मटेरियल यहाँ पे रखना है, ठीक है, तो हम रख सकते हैं। विच विंडो प्रोवाइड्स फ्री पैसेज ऑफ एयर एंड सफिशिएंट लाइट इवन व्हेन क्लोज्ड। कौन सी विंडो है जो वेंटिलेशन भी प्रोवाइड कर रही है और सफिशिएंट लाइट इवन व्हेन क्लोज्ड, लाइट भी प्रोवाइड कर रही है सफिशिएंट? तो वो कौन सी होती है? वो होती है लूवर्ड विंडो। तो ये आपकी लूवर्ड विंडो है ना, तो ये ऐसे स्लांटिंग में होते हैं इसके जो ये होते हैं, ठीक है। तो ये आपके, क्योंकि ये टेढ़े हैं, ये सीधे नहीं हैं, तो हमें प्राइवेसी तो मिल जाती, इसमें प्राइवेसी भी मिल रही है, इसमें वेंटिलेशन भी हो रहा है क्योंकि ये खुले हैं, ये बंद भी नहीं है टोटली, ठीक है, और इसमें थोड़ा बहुत लाइटिंग भी हो जाती है। तो 47 इज द इंक्लिनेशन ऑफ द स्लोप ऑफ इंक्लाइंड लेटरिंग इन सिंगल स्ट्रोक लेटर विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल्स। तो जो भी हमारे लेटर्स हम लिखते हैं लेटरिंग में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो वो कितने एंगल पे स्लांट होते हैं, टिल्टेड होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ? तो वो कितने होते हैं? 75 डिग्री। तो ए इज़ द राइट आंसर। ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो अगर हम आप ये कितने एंगल पे ये एंगल बना रहे हैं, ठीक है, तो ये 75 डिग्री होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एक्स्ट्रा रेल टू प्रिवेंट डिरेलमेंट। कौन सी रेल्स होती है इनमें से जो एक्स्ट्रा रेल के तौर पे यूज होती हैं डिरेलमेंट को प्रिवेंट करने के लिए? डिरेलमेंट होता क्या है? जब भी कोई रेल जो होती है, ट्रेन जो होती है, वो ट्रैक से निकल जाती है, तो एक्सीडेंट्स आपने देखे होंगे उसी से होते हैं बहुत ज़्यादा, उसी की वजह से। तो कौन सी रेल प्रोवाइड की जाती है इसको बचाने के लिए? तो वो होती है गार्ड रेल। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो ये हैं आपकी गार्ड रेल्स, ठीक है। 49 is dash is required to for preliminary studies of various aspects of a work project। तो हमें किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जो प्रिलिमिनरी मतलब सबसे पहले जो स्टडीज़ करने के लिए उस साइट की हर चीज़, ठीक है, कि कैसा कंस्ट्रक्शन होगा, क्या क्या चाहिए होगा यहाँ पे, कितना इसमें लगेगा हर चीज़, तो उसके लिए हम कौन सा एस्टीमेट बनाते हैं? तो प्लिंथ एरिया, सप्लीमेंट्री, एब्स्ट्रैक्ट या फिर रिवाइज्ड। तो हम कौन सा बनाते हैं? हम बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। 50 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एरे टाइप इन ऑटोकैड। तो कौन सा ऐसा एरे टाइप नहीं है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एरे टाइप इन ऑटोकैड। हाँ, तो कौन सा एरे टाइप ऑटोकैड में नहीं यूज होता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी, सर्कुलर। सर्कुलर नहीं यूज होता है, ठीक है। 51 इज व्हाट इज द रिकमेंडेड हाइट ऑफ लोअर केस हैविंग नो स्टेम एंड टेल। तो ऐसी कौन रिकमेंडेड हाइट ऑफ, हाँ, तो जब भी हम आप लेटरिंग में लोअर केस में लिखते हैं तो कौन सी, ये देखिए, अगर ये लेटरिंग में हमने ये वर्ड लिखा है तो स्टेम एंड टेल क्या होती है? जो ये बेस लाइन से नीचे आती है डिसेंडेंट लाइन में, ठीक है, ये किसी भी वर्ड की स्मॉल लेटर में लिखे गए वर्ड की
स्टेम या टेल होती है। तो क्या पूछा है हमें, व्हाट इज द रिकमेंडेड हाइट ऑफ द लोअर केस हैविंग नो स्टेम एंड टेल। तो अगर ये है, इसकी कोई स्टेम या टेल नहीं है ना, तो इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए 2.5, 3.5, 5, 7, 10 या 14, ठीक है। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। (52) is when a protector is not available, then which scale is used to set out or measure angles। तो अगर हमें प्रोटेक्टर नहीं है, हम पे वो डी नहीं है बनाने के लिए एंगल्स, तो हम किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं एंगल्स मेजर करने के लिए। तो प्लेन स्केल, सर्कुलर स्केल, सॉरी सर्कुलर वर्नियर स्केल, कंपैरेटिव स्केल या फिर स्केल ऑफ कॉर्ड्स। तो एंगल्स मेजर करने के लिए इसमें एक ही चीज़ होती है यूज़, वो है स्केल ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है। तो ये है आपकी स्केल ऑफ कॉर्ड्स की फोटो, या कितने भी लेंथ का बना सकते हैं आप। 53 इज अ डायगोनल टेंशन रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन अ बीम एज। तो डायगोनल टेंशन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है बीम में, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बेंट अप बार्स। बेंट अप सी इज द राइट आंसर, बेंट अप बार्स, ठीक है। 900 bend at the main end of our transverse reinforcement longitudinal bar, ये तो नहीं होता, सी इज द राइट आंसर। तो अगर आपकी मान लीजिए आप रूफ में लगा रहे हैं ये, तो ये अगर ये कोई बार है आपका, तो ये जो ये है ना, ये आपने देखो इसको मोड़ा है किसी एंगल पे, फिर आगे जाके फिर से आपने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बेंट अप बार। ये बेंट कर रखा है हमने ऐसे, ठीक है। 54 इज इनर एंड आउटर कर्व ऑफ आर्च इज कॉल्ड क्राउन, इंट्राडोस रिस्पेक्टिवली, वोजॉइड्स, स्प्रिंजर रिस्पेक्टिवली, स्प्रिंजर, क्राउन रिस्पेक्टिवली, या फिर इंट्राडोज एंड एक्स्ट्राडोज रिस्पेक्टिवली। तो इनर सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इंट्राडोज, और आउटर कर्व सरफेस को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्राडोज। तो ये आपका एक आर्च है मान लीजिए, तो ये जो इसका आउटर कर्व सरफेस है ना, ये ऐसे जाके जा रहा है, तो ये आउटर, इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्राडोज। और जो इसी के नीचे है ना, जो इनर साइड में है ये वाला सरफेस, इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्राडोज। 55 इज द डेजिग्नेशन ऑफ स्केल रिकमेंडेड बाय BIS फॉर रिडक्शन स्केल इज। तो रिडक्शन स्केल के लिए क्या मेंशन किया है BIF, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने क्या मेंशन किया है, ठीक है। तो 1:1, 1:1 तो एक नॉर्मल स्केल है, ठीक है। 1:x, 1:5 या फिर x:1। तो x:1 तो एक इनलार्ज स्केल है, 1:5 भी एक रिडक्शन स्केल है, पर मेंशन उसमें सभी के लिए किया है ना कि डेजिग्नेशन ऑफ स्केल फॉर बाय BIS फॉर एज अ रिडक्शन स्केल, इसमें इन दोनों में बेटर ऑप्शन क्या होगा, 1:x। क्योंकि देखो 1:1 को हम नॉर्मल स्केल क्यों बोलते हैं, ठीक है। 1:1 का मतलब क्या होता है, अगर कोई पेन, अगर ये पेन जो है ये इस लेंथ का है, तो जो शीट पे ये बनेगा ये इतनी ही लेंथ का बनेगा, 1:1 ही है इसका रेशो, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल स्केल, ठीक है। इनलार्ज क्या होता है कि अगर ये पेन की लेंथ इनलार्ज है, जैसे x:1, ठीक है, x की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए अगर ये पेन की लेंथ इतनी है, तो इनलार्ज करके हम उसको इतनी भी बना सकते हैं या कितनी भी बना सकते हैं, पर इससे बड़ी बननी चाहिए, ठीक है। अब रिडक्शन स्केल क्या होता है, रिडक्शन स्केल होता है 1/x। तो अगर ये पेन अगर ये पेन ना इतना बड़ा है, तो आपको शीट पे ये छोटा ही दिखाना पड़ेगा इससे, ठीक है। जो मैप्स बनते हैं वो रिडक्शन स्केल में ही बनते हैं। तो बेटर क्या है कि 1:x, क्योंकि देखो 1:5 भी रिडक्शन स्केल है, पर 1:10 भी तो हो सकता है, 1:4 भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि 1:x, ठीक है। तो B जो है इसका, B इज द राइट आंसर। 56 इज इन केस ऑफ साइफन एक्वाडक्ट द HFL ऑफ द ड्रेन इज। तो साइफन एक्वाडक्ट के केसेस में जो HFL होता है, वो हाई फ्लड लेवल होता है वो ड्रेन का, वो कितना होता है, लोअर देन अंडर साइड ऑफ द थ्रू कैरिंग ड्रेनेज वाटर, इन लेवल विद कैनाल बेड, इन लेवल विद द ड्रेनेज ट्रफ,
मच हायर अबव कैनाल बेड। तो साइफन एक्वेडक्ट होता क्या है कि अगर आपकी ड्रेन जा रही है यहाँ से, तो कैनाल जो होता है, ये कैनाल ओवर ड्रेन जो होता है उसको बोलते हैं हम साइफन एक्वेडक्ट। तो जो हाई फ्लड लेवल होना चाहिए वो काफ़ी ऊपर होना चाहिए कैनाल बेड से, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर, मच हायर अबव कैनाल बेड। तो ये है आपका साइफन एक्वाडक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, अगर ये बेड चैनल है, ठीक है, ये स्ट्रीम जा रही है आपकी, ये आपकी कैनाल है, ठीक है, ये हाई फ्लड लेवल है। तो ये जो कैनाल बेड है ना, ये कैनाल बेड इससे काफ़ी ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 57 इज विच पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन इज जनरली यूज टू रिप्रेजेंट द इंटीरियर डिटेल्स ऑफ अ रूम, इंटीरियर फीचर्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। तो हमें कौन सा, मतलब किस पर्सपेक्टिव में, कौन कौन से पर्सपेक्टिव होते हैं, 1D 2D ऐसा होता है ना ये पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका अगर हम कुछ सारी चीज़ें, हम एक व्यू को देख रहे हैं, हम एक रूम का व्यू बना रहे हैं, तो अगर आगे चल के वो एक ही पॉइंट में वैनिश हो रहा है तो ये क्या होता है, 1 पॉइंट प्रोजेक्शन, है ना। अगर हम कोई व्यू ऐसे बना रहे हैं बिल्डिंग का, यहाँ से एक जा रहा है और यहाँ से एक जा रहा है, तो आपने देखा होगा कई बार, तो ये बिल्डिंग है अगर आपकी दूसरे कलर से बनाती हूँ, ये ऐसे दिखा रहे हैं हम, तो ये क्या होगा, ये है आपकी बिल्डिंग मान लीजिए। तो ये है 2 पॉइंट प्रोजेक्शन, ठीक है। 3 पॉइंट प्रोजेक्शन थोड़ा टफ होता है बनाना, मैं इसलिए बना नहीं रही हूँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हम रूम्स के इंटीरियर को किस वे में देखते हैं, हम देखते हैं सिंगल पॉइंट में, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका रूम है, तो ये आगे चल के सिंगल पॉइंट क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट पे जाके ये चीज़ें वैनिश हो रही हैं, ठीक है। 58 इज कलरिंग कमेंसेस इन विच सीक्वेंशियल ऑर्डर आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो फ्रॉम बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द सरफेस वर्किंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जब भी हम कलरिंग करते हैं तो उसका पहले तो होता है कि लेफ्ट टू राइट तो सही है, बट ये बॉटम लेफ्ट हैंडेड गलत है, ठीक है। फ्रॉम टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द सरफेस वर्किंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये तो पूरा ही गलत है। फ्रॉम बॉटम राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द सरफेस वर्किंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अपवर्ड्स, तो बॉटम राइट तो नहीं होता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, फ्रॉम टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, ठीक है। फ्रॉम टॉप ये वाला कॉर्नर जो होता है, फ्रॉम टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द सरफेस वर्किंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, एंड डाउनवर्ड्स। डी इज द राइट आंसर। 59 इज स्प्रेड फाउंडेशन इज अ टाइप ऑफ शैलो फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन या डेप्थ फाउंडेशन। तो पाइल फाउंडेशन तो ऑलरेडी एक डीप फाउंडेशन है, राफ्ट और शैलो जो है वो शैलो फाउंडेशंस हैं, बट स्प्रेड फाउंडेशन कैसी होती है, स्प्रेड फाउंडेशन पूछा है तो वो तो शैलो होती है, वो राफ्ट नहीं हो सकती ना। तो ये अगर ये आपकी ये है आपकी स्प्रेड फाउंडेशन, तो आप देख सकते हैं इसमें 2 कॉलम जो है वो एक ही सिंगल यूनिट में बने हैं, ठीक है। ये भी आप सिंगल फुटिंग में ही बना सकते हैं उसको, जैसे ये आपने सिंगल कॉलम बना दिया, तो ये दोनों होती हैं स्प्रेड फुटिंग। अगर यहाँ पे लिखा होता ना कि अगर स्प्रेड फाउंडेशन नहीं, अगर यहाँ पे लिखा होता कि अगर एक मेजर एरिया में कौन सी बनी होती है, कि बहुत बड़े एरिया में, तो उसको हम राफ्ट फाउंडेशन बोल सकते हैं। राफ्ट फाउंडेशन में क्या होता है, एक बड़ी सी सिंगल यूनिट होती है, उसमें सारे कॉलम्स बन जाते हैं जितने भी हमारे बिल्डिंग में होते हैं। 60 इज द प्रोसेस ऑफ नीडिंग ब्रिक अर्थ इज कॉल्ड। तो ब्रिक अर्थ को हम जब भी नीड करते हैं ब्रिक बनाने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पगिंग, ठीक है। तो ये पगिंग की फ़ोटो है एक, ये कहाँ जनरली होती है, ये होती है पग मिल्स में। तो टैम्पिंग, तो उसको टैम्पिंग मतलब उसको टैम्प करना रॉड से या किसी भी चीज़ से, ठीक है। ब्लेंडिंग मतलब ब्लेंड करना उसे का,
बहुत सारी चीज़ों के साथ जो भी हमें क्ले ब्रिक में चाहिए, हमें जितनी भी क्वालिटीज़ चाहिए, जितने भी मिनरल्स चाहिए उसमें, तो इसलिए हम उसको कहते हैं ब्लेंडिंग। तो ए इज़ द राइट आंसर, पगिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट 60 क्वेश्चन अब आप थोड़ा ब्रेक लीजिए, उसके बाद हम कराते हैं। ठीक है।